अरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी? बिल्कुल। आज की क्लास में हम जो कूलम का नियम पढ़ चुके थे उस कूलम के नियम पर, है ना, जैसे आप मेरे पीछे कूलम का नियम भी देख सकते हैं, तो इस कूलम के नियम पर हम जोरदार तरीके से बहुत बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं। हमारे जो उदाहरण होंगे वो काफी हद तक जो हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होते हैं उसी प्रकार के उदाहरण होंगे। उसमें भी गुरुत्वाकर्षण में जो नहीं पढ़े उससे और बेहतर उदाहरण कुछ मैं आपको करवाऊंगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो है बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास रखी गई है ना। इस क्लास के जरिए आपके जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस या जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस या जो भी डीपीपी वगैरह जो भी शीट वगैरह आप जहां से भी क्वेश्चन लगा, किताब के भी क्वेश्चन हो, वो सारे सवाल 100% सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले कुल मिलाकर। तो इस चैप्टर में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, कूलम के नियम पर अभी चर्चा जा रही है। आने वाले समय में, आने वाली क्लास में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे बेटा। विद्युत क्षेत्र के साथ में विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जो स्थितिज ऊर्जा है उस पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम फिर विभव पर चर्चा करेंगे। विभव के साथ ही साथ हम समविभव पृष्ठ देखेंगे और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कूलम का नियम, ये स्कूल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा यह क्वेश्चंस स्कूल में, नीट में, जेईई में बहुत जगह पूछे जाते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशित कणों के सामने उसका और उस पर ही महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे। तो सबसे पहले एक बार छुटकू से में कूलम का नियम रिवाइज करेंगे और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत हम देखेंगे। तो यहाँ पे कूलम का नियम क्या था? कूलम का नियम था सर कि अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है जिसको मैंने बोला Q2, और अगर इन दोनों के मध्य दूरी जो है वो R है और यहां पर यह जो सदिश है वो एक R सदिश है। कौन सा सदिश है? R सदिश है। तो यहां पर जो बल इस पर लगेगा, अगर ये 1 है ये 2 है, तो F12 जो हो जाएगा, सॉरी F21 जो हो जाएगा, जो दूसरे पर बल लग रहा है पहले के कारण, उसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सर K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। और यहाँ पे R की दिशा हो जाएगी। अगर मैं F की बात करूं बस, तो F क्या है? F जो होगा वो परिमाण अनुसार Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होगा। अच्छा सर, अगर मैं यहीं पर ही F21 देखता तो F21 जो आता बेटा, है ना, F12 वैसे 21 है तो 12 जो मैं देखता वो आ जाता K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, लेकिन वो माइनस R कैप के साथ आता, दिशा नेगेटिव होती। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो बल है वह बल इस पे इस तरफ लग रहा है और इस वाले आवेश पे विपरीत दिशा में लगा। तो अगर R सदिश में इधर बोला तो ये वाला बल विपरीत दिशा में होगा। और इससे मैं एक और बात छोटी सी प्रूव भी कर सकता हूं जो मैंने गुरुत्वाकर्षण में बताई थी और जो हमें पता भी है कि सर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है या हर बल के लिए एक प्रतिक्रिया होती है और यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F21 जो होगा वो बराबर होगा माइनस F12 के। ठीक है, या यह आंतरिक बल है F12 प्लस F21 जो होगा वह 0 होगा ही होगा। तो एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आसानी से, जैसे गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था वैसा का वैसे ही, कि जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये भी इस पे लगाएगा, बस दोनों के बल की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या माना, Q1 Q2 कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस Q1 Q2 लिखे हुए है। अब इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास 2 से ज्यादा आवेश आ गए, अभी कितने आवेश है? 2 ही आवेश है। तो अगर 2 से ज्यादा आवेश आ गए तो एक किसी भी आवेश पर मैं देखूंगा तो उस पर एक से ज्यादा आवेश बल लगाएंगे। तो जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यार यहां पर एक Q आवेश है मेरे पास। कौन सा आवेश है? Q आवेश है। यहां पर एक Q1 आवेश है जो यहां से R1 सदिश बना रहा है, R1 दूरी पर है। यहां पे Q2 आवेश है जो R2 पर है, या R2 सदिश है, इसके लिए स्थिति सदिश। इसके लिए यहां पर से यह, अच्छा सदिश रूप में नहीं लिखते, थोड़ा सा मैं एक बार पहले आपको क्लैरिफाई करके बता देता हूं। ये R1 दूरी, R2 दूरी, R3 दूरी मान लेते हैं। ठीक है, ये Q3 हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं यह समझूं सर कि अगर यह आवेश पर बल लग रहे तो यह आवेश पे कौन कौन बल लगा रहा है? सर एक बल इस तरफ लग रहा है प्रतिकर्षण का, है ना। यहां पर अगर मैंने से F12 जैसे इस आवेश को मैं Q बोल रहा हूं तो Q आवेश पे जो बल होगा ये F1 बल आ जाएगा 1 के कारण, ये बल जो आ जाएगा वो F2 बल आ जाएगा 2 के कारण आ जाएगा, और ये बल जो आ जाएगा वो F3 बल आ जाएगा 3 के कारण। ऐसे में बहुत सारे बना सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल कैसे करते हैं बेटा? हमें पता होता है कि यहां पर जो Fnet होता है, या हमने पहले भी फिजिक्स में काफी बार देखा है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि अगर हमें परिमाणी देखना है तो ये कैसा है? सदिश रूप होता है। तो सदिश योग करना होगा हमें क्या करना होगा? सदिश योग करना होगा सभी बलों का। सदिश योग सभी बलों का। तो सभी बलों का अगर मुझे सदिश योग करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? यह लिख सकता हूं सर मैं, Fnet जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3
प्लस F4 और इन सब का योग जो हो जाएगा वह मैं Fnet से निकाल सकता हूं, है ना। ऐसे Fn तक जोड़ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी बल होंगे उन सभी बलों का सदिश योग मेरा आंसर होता है। तो यार यहाँ पे मैं घटक वटक ले सकता हूँ, बिल्कुल घटक वटक ढोइंग 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 घटक वटक लेके जैसे आपको योग करना वैसे योग कर सकते हो आप। खुले छूट है मेरी तरफ से आप सभी को, घटक लेके योग करना हो घटक लेके योग करो। दो सदिश दिख रहे हो उनमें अगर आपको परिमाणीय सूत्र लगाना है √(a² + b² + 2ab cos θ लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। जो इच्छा हो आपको, जैसे योग करना वैसे योग करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सदिश बढ़िया तरीके से आता है, सदिश योग भी बढ़िया तरीके से आता है। क्लियर है ना। छोटी छोटी सी कुछ बातें मैं आपको रिकैप करवा देता हूं, है ना। कुछ एसपी स्टार एक टेबल मैंने आपको बनवाया था, अगर आपको याद हो, है ना। तो मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई थी कि यार अगर आपको परिमाणी सूत्र परिमाणी बल निकालना हो तो अगर उसमें F1 और F2 बल बराबर होते हैं तो यहां पर मैंने आपको कुछ ऐसी बातें सिखाई थी कि सर अगर Fnet देखना है दो बलों के लिए, है ना, तो Fnet दो समान बल के लिए जो सूत्र बनता है वो मेरे लिए बना था। सर Fnet जो होगा वो 2F0, अगर मैं बोल रहा हूं दोनों सूत्र बल समान है और F0 प्रति बल है तो हो जाएगा cos θ/2। ये मैं आपको परिमाणी सूत्र बता चुका हूं दो सदिशों का योग करने का, है ना, जिसमें अगर हमारे पास a और b बराबर है तो हम cos θ/2 से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो कि यहां पर अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है, मतलब दो बल समान दिशा में लग रहे हैं, एक F0 लग रहा है दूसरा भी F0 बल लग रहा है, तो यहां पे इनके मध्य कोण जो होगा थीटा वह शून्य आ जाएगा। तो यहां से Fnet जो बनेगा वो मुझे पता है सर, अगर यहाँ पे शून्य रख दूंगा तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 2F0 होगा। दोनों बलों को मैंने जोड़ दिया। इसी प्रकार से अगर मान के चलो इन दोनों के मध्य कोण जो है वो 60 डिग्री आ गया, ये सब कुछ हमने पहले लिखा हुआ है कॉपीज में। तो यहाँ पे सदिश योग का बस एक बार रिविजन, क्योंकि ये सब हमें इंपॉर्टेंट है ना, ये सब हमें काम आएगा आगे भी। तो यहां पर इनके मध्य अगर कोण 60 डिग्री है तो यहां परिमाणी जो आ जाएगा वो cos 60/2, मतलब cos 30 होता है √3/2। तो यहां पे √3 F0 मेरे पास बचेगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बार कॉपी पे पेन चला और देख क्या यही आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पर 90 डिग्री ले लिया, जो बहुत बार आएगा हमें, F0 और F0 एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर होगा तो सर परिमाणी जो आ जाएगा वो 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 मतलब 1/√2 होता है, तो हो जाएगा √2 F0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 F0। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं 2 सेकंड में सॉल्व करके बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय ही बर्बाद होगा इसमें। 2F0 cos θ, है ना, तो 60/2 करेंगे तो 30 होगा। cos 30 होता है बेटा वो √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया, ये √3 F0 आ गया। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 2F0 इंटू cos 90/2, 90/2 मतलब कितना हो गया 45, 45 मतलब हो गया 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, तो √2 F0 मेरे पास जवाब आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे मैं छोटे छोटे से कार्यक्रम सेट कर सकता हूं। इसी प्रकार से अगर मेरे को ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, ये नंबर 3 मान लो, यही मैक्सिमम यूज होगा। लेकिन बाय चांस अगर कोण, मैं बस यहीं लिख देता हूं यार, अगर कोण 120 डिग्री आ गया तो 120 डिग्री आ गया तो सर मुझे पता है वहां पे cos 120 होगा 120/2, मतलब कितना होता है सर 120/2 में 60 डिग्री, 60 cos 60 1/2 होता है। तो सॉल्व करने पर F0 आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूं फिर भी, हो जाएगा 2F0 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, F0 मेरे पास जवाब आ जाएगा। और 180 डिग्री होगा तो शून्य ही होगा परिमाणी। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे अभी भी काम आएंगे, इसलिए मैंने एक बार आपको लिख लिख कर बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे अध्यारोपण के सिद्धांत पर कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, है ना। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बेसिक से क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जिसमें मैं परिमाणी बल पूछूंगा किसी भी एक आवेश पर। तो अगर मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूं कि यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास त्रिभुज के आकार में 3 आवेश रखे हुए हैं, तो इन तीनों आवेश के केंद्र पर, है ना, एक त्रिभुज के रूप में ये ए है, ये ए है, ये है, इसके केंद्र पर, है ना, ये आवेश मान के चलो Q है, ये आवेश भी Q है, ये आवेश भी Q है, और इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा। तो इस पे परिमाणी बल क्या होगा, Fnet क्या होगा Q पर, Fnet Q पर कितना होगा। तो देखो सर, ये वाली दूरी पता करना पड़ेगी, लेकिन अगर एक समान, ये यहां मान के चलो यह जो त्रिभुज है यह समबाहु त्रिभुज है ना। अब हम जो भी फिगर लेंगे ज्यादातर अभी समबाहु ही लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम बोल सकते हैं सर यहां पर कि इस पर जो भी बल लग रहे हैं, तो ये सर इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। Fnet जो हो जाएगा, सॉरी, यहां पर Fnet जो हो जाएगा वह शून्य आ जाएगा। क्यों आ जाएगा शून्य, क्योंकि सर यहां पर 3 बल लग रहे हैं, तीनों बल का परिमाण एक समान है, तीनों बल का परिमाण कैसा है, एक समान है। तो यहां पर अगर एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तीसरा बल इधर लग रहा है, अब यहां पर इन तीनों के मध्य जो कोण है वो 120, 120 और 120 डिग्री का है, और तीनों एक समान बल है। क्यों एक समान बल है, क्योंकि जब मैं बल लिखूंगा F0 तो F0 लिखूंगा मैं K Q1 Q2 या QQ है तो दोनों QQ हो जाता है, Q² हो जाएगा। Q1 Q2 की जगह हम QQ लिख सकते हैं, तो K QQ बटे में यहाँ पे दूरी, ये दूरी जो होगी वो R² लिख सकते हैं। ये दूरी देखिए, ये जो दूरी होगी वही दूरी ये होगी, वही दूरी ये होगी, सारी दूरियां समान ही होंगी। तो यहां पर अब इनका जो परिमाणी आएगा वो बीच में आएगा कहीं, इनका जो परिमाणी आएगा वो कहां आएगा, बीच में आएगा कहीं पर।
ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ नॉट है, इनका परिमाणी बीच में कहीं आएगा, तो बीच में आएगा और कितना आएगा, एफ नॉट ही आएगा। कैसे पता, अगर 120 डिग्री पर दो बल होते हैं तो उनका परिमाणी भी एफ नॉट ही आता है। ये एफ नॉट और ये एफ नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, परिमाणी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हटे, ये बचा। अब ये एक एफ नॉट है, एक एफ नॉट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये 60 डिग्री पर आएगा, इधर से भी 60 डिग्री पर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एफ नॉट कट करके बचेगा, शून्य बचेगा। क्लियर है कहानी? अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ गया आज तो जिंदगी में। अब इसी प्रकार से अगर मेरे को यहां पर समबाहु चतुर्भुज होगा तो क्या करेंगे, समबाहु चतुर्भुज मतलब मान के चलो यहां पर मेरे ये वर्ग लिख सकते हैं आसान शब्दों में। यहां पर मेरे पास 4 आवेश है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। इनके केंद्र पर मैंने एक और क्यू आवेश रख दिया, तो एफ नेट क्यू पर कितना आएगा, एफ नेट क्यू पर कितना आएगा। तो यह भी जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, यह कितना आ जाएगा, यह भी क्या शून्य ही आएगा। बिल्कुल देखो, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसे प्रतिकर्षित करेगा। 4 बल आएंगे, चारों बल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, तो परिमाणी जो हो जाएगा वह शून्य आ जाएगा। तो एफ नेट जो आएगा वह शून्य ही आएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे को समबाहु अष्टभुज भी दे देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर अगर मुझे अष्टभुज दिया होता, षष्टभुज दिया होता, अगर समान आवेश है तो यहां से एसपी स्टार बन चुका है। बिल्कुल इन सबका एक एसपी स्टार बना देंगे हम अभी कि यहां पर अगर मेरे पास समान आवेश है तो समान आवेश है, तो इन सभी समान आवेश पर, इन सभी समान आवेश को अगर एक समबाहु आकृति के कोनों पर रखा जाए और उसके केंद्र पर अगर कोई आवेश रखा जाए और ये सब सारे समान आवेश हो। अच्छा, केंद्र पर जरूरी नहीं है, केंद्र पर कुछ भी आवेश रख सकते हो, यहाँ पे जरूरी है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, कोई भी आवेश हो सकता है केंद्र पर, लेकिन अगर ये कोने वाले सारे बराबर है तो एफ नेट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे यह शून्य ही आएगा। एफ नेट जो आएगा वो शून्य ही आएगा या 0 ही आएगा। इस पर भी ये सारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आकर्षित करेंगे, लेकिन एफ नेट शून्य होगा। हम तो केंद्र पर रखे आवेश, केंद्र पर आवेश पर एफ नेट शून्य होगा। क्या हमेशा शून्य होगा? नहीं नहीं, कब शून्य होगा? यदि कोनों पर समान आवेश है। अगर कोनों पर समान आवेश रखा जाता है तो उस कंडीशन में जो केंद्र पर आवेश होगा उस पर हमेशा परिमाणी बल शून्य होगा। तो क्या सर इसमें और भी ऐसी आसान सी बात करनी है और कुछ तूफानी? अब इस पर हम एक दो तूफानी सवाल करने वाले। देखो ध्यान से, मान के चलो मेरे को बोला यहां पर कि ये कुछ आवेश रखे हुए हैं, है ना, यहां पर ये कुछ आवेश रखे हुए, ये 2q रखा हुआ है, ये q रखा हुआ है, ये q रखा हुआ है, ये q रखा हुआ है ना। 99% क्वेश्चन ऐसे आएंगे और इसके केंद्र पर 5q आवेश रखा हुआ है, ये एक वर्ग है। अब आपको 5q पर परिमाणी बल बताना है, 5q पर परिमाणी बल। 5q पर परिमाणी बल बताना है। तो सर कैसे करेंगे इस सवाल को? सर हम निकाल सकते हैं, एक बल इधर लगाएंगे, एक बल उधर लगाएंगे, एक बल उधर लगाएंगे। हाँ देखो, अच्छा अब ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात, जो भी सवाल मैं करवा रहा हूं वो सवाल के फोटो 2 बार बनाने हैं आपको, है ना। एक बार सवाल बनाओगे, एक बार फिर आंसर लिखोगे, फिर फोटो बनाओगे, फिर से सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं एक ही फोटो बनाऊंगा उसके अंदर में फिर से सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसा हो सकता है बाद में आपको गलतफहमी हो जाए कि सर ये क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है, तो इसमें आपकी गलती होगी भैया, है ना। तो कैसे करना है हमको, एक बार क्वेश्चन बनाना है, सॉल्यूशन लिखना है, फिर से क्वेश्चन का फोटो बनाना है और आंसर करना है। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए हम इसमें आवेश अध्यारोपण, ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन एक एसपी स्टार है जिससे आप अपने सवालों को बहुत आसान बना ले जाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक आवेश अध्यारोपण नामक चीज। आवेश अध्यारोपण मतलब कि वहां पर आवेश को तोड़ लो बीच में से। यार देख, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2q को q + q लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ऐसा तोड़ दिया। देखो ये 4 आवेश रखे हुए हैं, बिल्कुल रखे रहने दो। ये आवेश q रखा, ये आवेश q रखा, ये आवेश q रखा, ये आवेश q रखा और इनके केंद्र पर एक और आवेश रख लिया मैंने। तो इनके केंद्र पर जो आवेश है वो 5q आवेश है। तो यहां पर अगर ये आवेश है 5q, तो इस आवेश पर परिमाणी बल क्या है? सर एफ नेट तो शून्य होगा। हाँ, यहां एफ नेट शून्य होगा, प्लस यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक और q आवेश रखा और यहां पर मैंने फिर से एक और 5q आवेश रख लिया। तो इसमें अगर मुझे 5q पर बल लिखना है तो देखो अब क्या किया मैंने, सवाल को बहुत आसान समझ लिया। ये पहली बार कर ले, इससे 2 बार फोटो भी बनाई, वरना 1-2 बार कर लोगे प्रैक्टिस तो फोटो भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या आ चुका है, क्यू 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 का नेट हो गया जीरो। तो देखिए 2q क्यू क्यू क्यू, तो इनका नेट जीरो हो गया। अब यहां से क्या बचा, एक 2q बचा, तो 2q में से q वाला इन सबके साथ पेयर बना गया और नेट जीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक और केवल q बचा और यहाँ पे केवल 5q बचा। कुछ समझ नहीं आया मेरे, फिर से समझ दे। यहाँ पर क्या है सर, चार आवेश है, तो चार आवेश में से अगर यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ q है, यहाँ q है और ये सब q है, तो इन सबका मीनिंग जो होगा, नेट जो होगा केंद्र पर जीरो बना देगा। तो इसलिए मैंने चारों को हटा दिया। बल अल्टीमेटली कौन बनाएगा सर, बल जो है वो यहाँ पर 2q में से एक q बचेगा, वही बल बनाएगा। आ गया मजा जिंदगी का। तो सर यहाँ पर मुझे परिमाणी बल जो इस पे लिखना है वो इस दिशा में आएगा, क्योंकि इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। तो एफ नेट जो है वो मैं एक लाइन में लिख दूंगा। एफ नेट जो हो गया है हो गया k q इंटू 5q बटे में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। लो हो गई लाइफ झिंगा लाला, है ना, कैसे करा मैंने, आसानी से, बिल्कुल सही बात सर। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी सर, ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो सर यहाँ पर दूरी तो मुझे नहीं पता, तो निकाल सकता, बिल्कुल सर। ये देखो, अरे यार ये भी एक तो इंपॉर्टेंट सी बात है, मैं तुझे रिवाइज करवा ही देता हूँ। कहाँ करवा, यहाँ करवा दो क्या, यहाँ करवा देते सर, यहाँ करवा देते, यहाँ बहुत सारा जगह पड़ा हुआ है। अगर एक मेरे पास वर्ग होता है, बेटा ये है ना, बहुत बार फिजिक्स में बता चुका हूँ, अगर मेरे पास एक वर्ग होता है तो उसका जो विकर्ण होता है वो √2a होती है। ये दूरी कितनी होती है, √2a होती है वाली दूरी। और अगर ये इसका केंद्र है तो केंद्र से ये वाली जो दूरी होगी, ये अगर मैं r बोल रहा हूँ तो r जो हो जाएगा वो √2a बटे में 2 हो जाएगा, या मैं a बटे में √2 लिख सकता हूँ। एक √2 से √2 कर गया तो नीचे √2 बच गया, ठीक है, ये दोबारा मत पूछना। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये वाली जो दूरी होती है वो h/3 होती है, मैं बहुत बार निकाल चुका हूं। और h/3 जो होता है और उसमें जो h होता है वो a है, ये 60 डिग्री, तो ये पूरी जो दूरी होगी वो h होगी। तो h जो होता है वो a sin 60 होता है। क्या होता है, a sin 60 होता है। तो यहां पर जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a sin 60 बटे में 3। 60 मतलब √3/2 बटे में 3। या इसको सॉल्व कर मैं इससे नीचे लिया हूं, √3 से √3 कट जाएगा, a बटे में 2√3 मेरा जवाब आएगा। तो यार ये दूरियां आप याद रख सकते हो, ये h/3 a बटे में 2√3 होता है और ये a बटे में √2 होता है। ये बहुत बार हमें काम आ चुकी है और बहुत बार आगे भी काम आएंगी। तो एफ नेट क्या आ गया यहाँ से सर, एफ नेट हो गया k इंटू 5q² बटे में जो दूरी है वो कितनी है, a बटे में √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, रूट का स्क्वायर होगा तो 2 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10k² बटे में a² मेरा जवाब आ गया एफ नेट। तो ये जो बहु मुश्किल सवाल था उसको हमने चुटकी बजाकर आंसर में कन्वर्ट कर दिया और बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्लियर है कहानी। अच्छा सर और भी कुछ बना सकते हैं क्या, बिल्कुल देखो, और भी आसान से सवाल और भी जबरदस्त जवाब। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब यार देखो, अब ऐसे सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, हमें बोलेगा कि यार यहाँ पर अगर 6 आवेश है ना, एक दो और बढ़िया बढ़िया सवाल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर 6 आवेश है, ये 6 आवेश नहीं है, सॉरी, है ना, 6 आवेश नहीं है, एक आवेश गोल है, यहाँ से एक आवेश लापता हो गया, गुमनाम है कोई। देखो ये आवेश गुमनाम हो गया यहां से। ये षष्टभुज है ना, हेक्सागोन है, उसमें यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q, यहां पे एक आवेश रखा हुआ है Q, यहां पे एक आवेश रखा हुआ है Q, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q और यहां पे एक आवेश रखा हुआ है Q। अब केंद्र पर जो आवेश है वह आवेश मान लो 10Q है। तो इन सबके कारण परिमाणी निकालना है ना। एफ नेट ऑन, अरे आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया। एफ नेट 10Q आवेश पर क्या होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल से बहुत बार पूछ जाएंगे, तो कैसे करेंगे सर अब ये, तो सर ये सवाल तो बहुत मुश्किल बनता जा रहा है सर, अब तो हमारी हालत टाइट हो जाएगी बिल्कुल। अब देखो है ना, वो जो तुम्हें पीछे आसान लगा नया अंदाज से कर लेंगे, अब देख अब कितनी हालत टाइट होगी, क्यों, क्योंकि ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर लगा, ये भैया ऐसे तो कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा सर, बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो पाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को, देखो है ना, हो सकता था कि यहाँ पर और बीच बीच में और भी आवेश बदल दें, लेकिन करने का बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो इसको सॉल्यूशन में उतारेंगे हम और वही करेंगे जो भी मैंने आपको सिखाया। देखो क्या होता है कि अगर समान आवेश, देखो वो था हथियार, लेकिन उसको चलाना कैसे, ये था हथियार जो बहुत आसान है, दुनिया को दिखता है अच्छा सारा ऐसा तो ऐसे दिखता था, लेकिन उसको चलाना कैसे, ऐसे चलाना है ना, स्पीड स्टार नहीं हुआ तो कैसे चलाओगे, पता भी नहीं चलेगा भैया। तो यहां पर अब ये सारे आवेश जो है, वह आवेश अगर मैं ऐसा मान लूं, कैसा मान लूं कि ये Q है, 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 ये Q है और इनके केंद्र पर जो आवेश है वो 10Q है, तो क्या 10Q पे एफ नेट 0 आ जाएगा, हाँ सर 100% 10Q पे एफ नेट 0 आ जाएगा। लेकिन सर ये फोटो नहीं दिया है मुझे थोड़ा सा अलग फोटो दिया है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसमें प्लस करूंगा। अब अगर ऐसा मैंने यहाँ पर आवेश माना तो मेरे को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिसका कॉम्बिनेशन ये बन जाए। सर अगर आपने प्लस क्यू मान लिया तो एक काम करो सर, यहाँ पे एक हेक्सागोन बनाओ, लेकिन अब कोई आवेश मत रखना सर, अब कोई आवेश नहीं रखना है मुझे। और मुझे क्या करना है, बस यहां पर अब किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं रखना है मुझे, और मुझे बस एक यहां पर आवेश मानना है जो -Q है, बस खत्म कहानी। एक यहां पे -Q आवेश मान लूंगा और यहां पर एक आवेश मान लू 10Q,
कितना मान लो 10 क्यू। तो अब ये वाला आवेश जो इस पे बल लगा रहा है ना, वही बल ये सब मिलके इस पे लगा रहे हैं। आया मजा। यही है एसपी स्टार और यही है सवाल सॉल्व करने का रामबाण हथियार। क्या बोला हूं मैं, देखो ध्यान से। ये सारे आवेश, अगर ये सारे आवेश करके निकालेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कर सकता है चुटकी बजाकर आंसर पाने के लिए, यहां पर सर क्यू 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 क्यू। अब ये सारे मिलाकर हमने क्या बना दिए, ये सारे मिलाकर हमने सर यहां पर माइनस क्यू बना दिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेगा तो वापस वही बन जाएगा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे अध्यारोपित होंगे, यहाँ पे जीरो आवेश, तो यहाँ पे पहले भी जीरो आवेश, यहाँ पे कोई आवेश नहीं था। तो कैसे होगा अब देखो। तो यहां पर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस क्यू है, ये 10 क्यू है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो यहां पर अब मैं क्या कर सकता हूं, ये माइनस क्यू और 10 क्यू पर मैं बल निकालूं, मतलब इन दोनों के मध्य बल। सर यह इसे आकर्षित कर रहा है, यह प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इसे आकर्षित करेगा। तो जो परिमाणी बल आ जाएगा मेरा, है ना, इन सब के कारण जो मेरा परिमाणी बल आएगा, मतलब क्या हुआ कि सर मैंने इन दोनों को, इन सबको अध्यारोपित कर दिया। क्या कर दिया, अध्यारोपित कर दिया। तो यहां पर जो एफ नेट आ गया वो मैं एक लाइन में लिख दूंगा। एफ नेट जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा के क्यू 10 क्यू। देखो यार, डायरेक्शन बनाने के बाद में हम केवल मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे अब हमेशा ना, हम हमेशा मैग्नीट्यूड लिखेंगे। डायरेक्शन तो बना दी मैंने, इस दिशा में परिमाणी बल आ रहा है। ठीक है ना, के क्यू 10 क्यू बटे में आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये अगर सारी भुजाएं ए है तो ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा भी ए है ना। देखो हेक्सागोन के बारे में भी एक दो बातें बता देता हूं कि अगर आपके पास हेक्सागोन है एक, तो उस हेक्सागोन में बेटा अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा है, तो ट्विंग 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 ट्विंग, तो ये केंद्र है। तो केंद्र से कोनों को मिलाने वाली जो सारी भुजाएं वो भी ए ही होगी। ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये ए, सारी दूरियां ए ए ए ए ही होगी। आ गया समझ में। तो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे बस ए लिखना है, तो जगह के इंटू 10 क्यू स्क्वायर बटे में ए। ये मेरा आंसर आ गया एक लाइन में। बस थोड़ा सा अगर आप सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी जल्दी बनने लगेगा। और सवाल को शुरुआत कैसे करना है बस वो थोड़ा सा हमें सोचना होता है। कि अध्यारोपण सिद्धांत पर बहुत ही बेसिक से मजेदार से कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, इस पर हम देखो क्वेश्चन ही करना आज हमें। अब हमें आवेशित कणों की साम्यावस्था पे सवाल करने होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम वाले सवाल करने हैं हमको। तो इक्विलिब्रियम वाले सवाल कैसे कर सकते हैं हम, या आवेशित कणों की साम्यावस्था पे सवाल हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसका बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा मैं। ये वो वाला कंसेप्ट है या वो वाला क्वेश्चन है जो मैं ग्रेविटेशन में भी करवा चुका हूं। क्या क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट है कि सर अगर मेरे पास यहां पे एक आवेश है, मान के चलो मैंने बोला यहां पे एक आवेश Q1 है और यहां पे एक आवेश Q2 है, तो ये दोनों आवेश कैसे हैं, ये दोनों आवेश पॉजिटिव है। तो यहां पर मैं एक तीसरे आवेश को कहां रखूं ताकि उस पर परिमाणी बल शून्य आ जाए, है ना। तो यहां पर अगर मेरे पास एक तीसरा आवेश है स्मॉल क्यू पर एफ नेट शून्य आ जाए, तो कहां रखा जाए पहली बात तो सर स्मॉल क्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताया तुझे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओहो ये भी नहीं बताया, नहीं बताया। तो एक बार ट्रायल लेना पड़ेगा, कहां कहां रख सकते हैं स्मॉल क्यू को। तो अगर स्मॉल क्यू को यहां रखा सर, अगर पॉजिटिव मानकर रखा, तो यहां पर सर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये भी इसे प्रतिकर्षित ही करेगा, तो ये निकल लेगा, ये कभी भी साम्यावस्था में नहीं आएगा, एफ नेट जीरो नहीं आएगा। यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा सर, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो एफ नेट फिर से क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये भाग जाएगा इधर। अच्छा बीच में कहीं रखे, बीच में नहीं रखते, मान के चलो यहां रखा, तो यह इसे प्रतिकर्षित करेगा, यह इसे प्रतिकर्षित करेगा, बहुत सही सर। तो इस पे एफ नेट शून्य होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर इनके बीच में जो दूरी है वो डी मान लू मैं, इनके मध्य जो दूरी है वो डी मान लू मैं यहां पर, तो मैंने बोला कि यहां से x दूरी पर स्मॉल क्यू आवेश रखा जाए ताकि उस पर एफ नेट शून्य आ जाए, तो ये x का मान हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है सर, इस बल को मैं F1 बोल देता हूं, इस बल को मैं F2 बोल देता हूं। देखो ध्यान से, ये दोनों बल, मैं फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाता हूं, मेरा फिजिक्स ऐसे ही चलता है, मेरा दिमाग भी ऐसे ही चलता है, और इस दुनिया में दिमाग को चलाने का सबसे आसान तरीका ये क्या, दिशा को अलग गोली मार, परिमाणों को अलग गोली मार, दोनों को मिलाएगा तो गोली तुझे लग जाएगी। आई बात समझ में, क्या कि यहां पर दिशा खेल ली, अब परिमाण खेल, और फिर यहां पर इनको मिलाकर आंसर बता दो। तो ये दिशा खेल लिया हमने। अब हमें पता है सर F1 जो है बराबर होना चाहिए F2 के। हो सकता है किताबों में तुम ऐसा देखो लिखा हुआ कि सर F1 सदिश प्लस F2 सदिश जीरो कर दिया उसने, फिर पता नहीं सॉल्व वॉल्व करा और फिर एक आधा नेगेटिव पॉजिटिव का आंसर फंसा दिया उसने, वो सब फंसाने के चक्कर है, फंस जाएगा। बेस्ट क्या है, दिशा बता दे और यहाँ पे परिमाण निकाल ले। तो यहाँ पे F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा सर के Q1 Q बटे में दूरी जो है वो x का स्क्वायर आ जाएगी, बराबर होगा के F2 हो जाएगा F के Q2 Q बटे में दूरी कितनी है d माइनस एक्स का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दूरी d माइनस एक्स है, ये x है। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से k ने k को मार दिया, q ने q को मार दिया, तो यहां से जो वैल्यू बचेगी वो हम क्या लिख सकते हैं सर, ये ऐसा लिख सकते हैं d माइनस एक्स अपॉन में x का स्क्वायर बराबर होगा, ये होगा Q2 बटे में Q1, Q2 बटे में Q1। तो ये Q1 ये Q2 है, इसमें Q1 को नीचे लेगा और उसको इधर लिया है बस। तो यहाँ पे वर्गीकरण दोनों तो वर्गमूल ले लेंगे, तो हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू रूट Q2 अपॉन में रूट Q1।
याद आ रहा कुछ M1 M2 के साथ भी ऐसे ही किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, सिर ये हो जाएगा रूट Q1 इंटू डी माइनस रूट Q1 इंटू एक्स बराबर होगा रूट Q2 इंटू एक्स। तो यहां पर उस तरफ ले जाओ इसे और यहां से आ जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू डी अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये मेरे पास x का मान आ गया। ये वैल्यू रटना है, बिल्कुल ये वैल्यू रटना है, ये हमें फिजिक्स में 2 बार आ चुकी है अब हमारे सामने, है ना। एक बार अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने किया था, हमने बोला था कि यहां पर एक M1 द्रव्यमान है, यहां पर एक M2 द्रव्यमान है, इन दोनों के केंद्र पर कहां पर एक और द्रव्यमान रखा जाए कि उस पर F नेट जो हो जाए वो 0 हो जाए, वहां पर x का मान आया था अंडर रूट M1 इंटू डी अपॉन में अंडर रूट M1 प्लस M2। आया कुछ कुछ याद? तो ये सवाल हमें बहुत बार मिलेंगे और हर बार आंसर यही आएगा, है ना। क्या याद रखने का तरीका है, रूट रूट लगाना है सभी पे, रूट जिससे दूरी निकाल रहे हैं वो वाला आवेश, है ना, रूट Q1 इंटू पूरी दूरी बटे में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ये मेरा x का मान आ जाएगा। क्लियर है? चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। Q1 Q2 के चक्कर में मत फंसना, ये क्या है कि जहां से भी दूरी निकाल रहे हो, है ना, उसका उस आवेश का रूट रखना होता है यहाँ पर, है ना। अच्छा सर अब इसमें यहाँ पे प्लस आवेशक हो या माइनस आवेशक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इस स्थिति में प्लस Q और माइनस Q दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे। दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे और कितना भी आवेश रख दो, है ना, कितना भी आवेश रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं प्लस Q रखूं, यहां पे मैं स्मॉल Q है तो स्मॉल Q जो है मैं कितना भी रख दूं, मतलब 1000 कूलम भी रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर वो हमेशा साम्य अवस्था में रहेगा और प्लस हो माइनस हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक पहली इंपॉर्टेंट सी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा सर इसी प्रकार से हमें यहां पर एक और बात पूछी जा सकती है, ये जो साम्य अवस्था है वो किस प्रकार की साम्य अवस्था है ना। अब देखना तोते उड़ने वाले हैं, पक्का 2-4 बच्चे भागने वाले हैं, तो देखते हैं कौन भागता है कौन रहता है ना। हमें यहां पर पूछ सकता है ये साम्य अवस्था है, तुम्हें समझ में आ गया साम्य अवस्था है, वहां पर भी समझ में आ गया साम्य अवस्था होती है सर, लेकिन किस प्रकार की साम्य अवस्था है। तो अगर आपको याद हो बेटा तो साम्य अवस्था आपने 2 प्रकार की पढ़ाई होती है। कौन कौन सी पढ़ी होती है, एक स्थायी साम्य अवस्था होती है और एक अस्थायी साम्य अवस्था होती है। तो स्थायी और अस्थायी साम्य अवस्था में क्या अंतर होता है, स्थायी और अस्थायी साम्य अवस्था में अंतर होता है सर कि अगर हमने उस पार्टिकल को या वो आवेश को, वो कण को हमने थोड़ा सा खसकाया और अगर वो लौट कर वापस वहीं आ जाता है तो स्थायी साम्य अवस्था है, और अगर वो लौट कर वापस नहीं आता है तो वो अस्थायी साम्य अवस्था है ना। जैसे अगर आपको याद हो तो स्थायी साम्य अवस्था में हमने बोला था कि सर यहां पर एक कटोरे के नीचे बॉल रखी है, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं इसे और छोड़ दूं तो डुइंग 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 करता रहेगा। तो ये कैसी है, अस्थायी स्थायी साम्य अवस्था है। और अगर मैं उल्टा रख दिया और अगर डिस्प्लेस किया तो ये निकल लिया, ये हमेशा हमेशा के लिए निकल लिया, तो निकल लिया तो मतलब कैसी हो जाएगी, अस्थायी साम्य अवस्था हो जाएगी। तो यहां पर अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन बिठाने वाले, देखो बेटा ध्यान से ना, यहां पर अगर मेरे पास Q1 आवेश है और मेरे पास यहां पर Q2 आवेश है, अब मैंने इस Q1 Q2 आवेश के मध्य में एक स्मॉल Q आवेश रखा हुआ था, ठीक है। अब अगर मैंने स्मॉल Q को डिस्प्लेस किया तो बल कैसे परिवर्तित होगा वह देखना है मुझे। यह प्लस Q आवेश रखा हुआ है, तो प्लस Q आवेश जो होगा बेटा अगर मैंने उसे यहां पर रख दिया, मान के चलो मैंने इसे x अक्ष के सापेक्ष थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, तो यहां पर अगर मैंने इसे पहुंचाया तो देखो क्या होगा, ध्यान समझना। यहां पर ये वाला जो है वो उसे प्रतिकर्षित कर रहा था तो उसे दूर भगा रहा था, ठीक है, ये वाला भी इसे प्रतिकर्षित कर रहा था, दूर भगा रहा था। तो यहां पर ये बल मैंने बताया था F2 और F1। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो सर अगर आपने ये वाली दूरी बढ़ा दी, मतलब Q1 से दूरी बढ़ गई, देखो बल क्या होता है कि Q बटे में R²। तो अगर दूरी बढ़ती है तो बल कम हो जाता है, दूरी बढ़ती है तो बल कम हो जाता है। तो अगर यहां से दूरी बढ़ गई तो F1 से Q1 से दूरी बढ़ गई तो बल कम हो गया, मतलब F1 का बल जो है वो कम हो जाएगा F2 से। क्या ये मैंने सही बोला या नहीं बोला, ये बताओ। बिल्कुल सर आपने ये बात 110% सही बोली, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा जूम कर भी हम देख सकते हैं। यहां पर अगर हमने इसमें से अगर हमने ये वाला आवेश थोड़ा सा इधर खसकाया, तो जैसे ही आवेश थोड़ा सा खसकाया तो खसकाते ही क्या होगा सर, यहां पर ये वाली जो दूरी है वो बढ़ गई है, तो दूरी बढ़ गई मतलब बल कम हो गया, तो F1 अपने आप कम हो जाएगा, F2 बढ़ जाएगा। देख क्या है, ये दोनों मिलकर से नहीं चाहते कोई, है ना, ये चाहते ही नहीं कि इसके पास आए। ये स्मॉल Q को ना तो Q1 चाहता है ना तो Q2 चाहता है कि तू मेरे पास आए, बोला ना अच्छी चीज दूर रहे। तो अब स्मॉल Q ने क्या सोचा, चलो थोड़ा उधर चलते हैं, तो जैसे ही उधर जाएंगे तो ये Q2 का जो बल है वो अपने आप बढ़ जाएगा, Q2 वाला चल निकल, है ना। तो चलो भगा दिया, थोड़ा इधर चलते हैं, तो थोड़ा इधर अगर मान के चलो इधर गया होता तो Q1 से दूरी कम हो गई, तो Q1 से दूरी कम हो गई तो Q1 का बल बढ़ जाएगा इधर जाने पे, अरे चल उधर जा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यह दोनों मिलकर, अगर ये Q1 है, ये Q1 है और ये Q2 आवेश है,
तो ये Q1 Q2 आवेश दोनों मिलकर ये जो स्मॉल q को है वो आप इधर ले जाओ या चाहे उधर ले जाओ, अगर तुम इसे इधर ले गए तो बल इधर की तरफ लगाएंगे और इधर ले गए तो बल इस तरफ लगाएंगे, मतलब ये दोनों मिलकर इसे इसी बिंदु पर रखेंगे। मतलब ये किस प्रकार की साम्य अवस्था है सर, ये हमेशा बीच में ही लाकर रखेंगे इसे, मतलब ये जो साम्य अवस्था है ये स्थायी साम्य अवस्था है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि यदि ये दो धनात्मक आवेश, लिख लो स्टेटमेंट कॉपी में, दो धनात्मक आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य प्लस q आवेश सदैव स्थायी साम्य अवस्था में होता है। कौन सी साम्य अवस्था में होता है? सदैव x अक्ष के अनुदिश, है ना। एक मिनट में तो नीचे लिख देता हूं, प्लस q आवेश सदैव, इसके दो केसेस बनाएंगे हम। ये हमने प्लस केस 1 पढ़ा, तो ये x अक्ष के अनुदिश, x दिशा या x अक्ष भी लिख सकते हैं, के अनुदिश स्थायी साम्य अवस्था में है, स्थायी साम्य अवस्था में है, स्थायी साम्य अवस्था में है। अब अगर मैंने उल्टा खेल खेला, देख बहुत सारा खेला खेलूंगा मैं अभी। यहां पर मेरे पास एक प्लस q आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है। अब ध्यान समझना, अगर मैंने इस स्मॉल q आवेश को y अक्ष के अनुदिश हिला दिया होता, मैं कहीं भी हिला सकता हूं ना, आगे पीछे ले जा सकता हूं, ऊपर नीचे ले जा सकता हूं। तो मान के चलो मैं इसे ऊपर ले गया, कहां ले गया मैं इसे? ऊपर ले गया। तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा? ऊपर ले गया तो ऊपर ले जाने पर क्या होगा गुरुजी? देखते ऊपर ले जाकर क्या होता है। तो यहां पर अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले गया, है ना, मान के चलो मैं y दिशा के अनुदिश इसे हिला दिया मैंने। किसको हिला दिया? स्मॉल q आवेश को। तो y दिशा के, कहीं भी हिला सकता हूं, y में हिला सकते हैं, x में हिला सकते हैं। तो यहां पर y दिशा के अनुदिश हिलाया मैंने, तो y दिशा के अनुदिश हिलाते ही क्या हो जाएगा? यह एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये वो भगा रहा था, ये इसे भगा रहा था। तो अब दोनों मिलकर भगा ही रहे थे। इस बार इसने गलती कर दी, इसने गलती कर दी। इसे क्या लग रहा था कि इसके पास जाऊंगा तो ये भगाएगा, इसके पास जाऊंगा तो ये भगाएगा, तो मैं बार बार बीच में आ जाऊंगा, तो मेरे लिए तो मजे हो जाएंगे, मेरे लिए स्थायी साम्य अवस्था रह जाएगी हमेशा। लेकिन यहां मिल गया इसे धोखा। क्या मिला इसे? इसे मिला, इसे मिला यहां पर धोखा। क्यों मिल गया धोखा? क्योंकि यह सर जैसे ही ऊपर गया तो दोनों मिलकर भगा रहे थे, लेकिन इस पगले को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब दोनों मिलकर भगा रहे थे तो एक का भगाना और दूसरे का प्यार हो जाता था। लेकिन यहां पर देखिए, क्योंकि क्या हो रही है, यहां पर भगा रहा था तो इसका भगाना दूसरे के लिए प्यार हो जाता था, तो वापस अपनी साम्य अवस्था पर आ जाता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये जो बल है बेटा, इसके दो घटक होंगे। ये इधर वाले घटक, जो एक घटक ऊपर की तरफ हो जाएंगे और एक घटक इस तरफ हो जाएंगे, तो ये वाले घटक कैंसिल आउट कर जाएंगे और अल्टीमेट परिमाणी बल कहां होगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा और वो निकल लेगा इस दुनिया से। यह क्या होगा? निकल लेगा इस दुनिया से। इसी प्रकार से अगर आपने इसे नीचे भी डिस्प्लेस किया होता तो क्या होता सर? एक बल इधर लगता, एक बल इधर लगता और परिमाणी बल जो है वो इधर की तरफ आ जाता, तो भी यह निकल लेता। मतलब क्या हो जाता सर? यहां पर ऐसा हो जाता कि यहां पर यह y दिशा के अनुदिश, केस नंबर 2 इसी का, y दिशा के अनुदिश अस्थायी साम्य अवस्था में है। तो जीवन में अगर तुम्हें दो लोग मिलकर नफरत करें तो ध्यान रखना, एक की नफरत बढ़ेगी तो दूसरे का प्यार भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी दिशा गड़बड़ कर ली तो दोनों की नफरत पूरी तरह से तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर सकती है ना। दोनों की नफरतें मिलकर उसे निकल ली, उसके धोखा मिल गया। यहां पर क्या हो रहा था? एक धोखा दे रहा था तो दूसरा प्यार बढ़ रहा था, है ना। तो यहां पर क्या होगा? अगर एक का धोखा बढ़ा तो दूसरे का प्यार भी बढ़ रहा था। तो एक धोखा दे रहा था, दूसरे का प्यार बढ़ा था, इस वजह से वो वापस आ रहा था। यहां पर दोनों का धोखा ही बढ़ गया, दोनों का धोखा बढ़ गया और ये निकल लिया। सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब क्या हो सकता है यहां पर? देखो, अब मैं ऐसा कर सकता हूं सर कि इसमें प्लस आवेश की जगह माइनस आवेश, तो यहां पर अभी मैं क्या लिखा था? प्लस आवेश रखा था। अब उसके दो केसेस बनाए। अब मान के चल मेरे ने माइनस आवेश रखा, अब फटाफट हमें समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा। देखो, यहाँ पे अगर Q1 आवेश रखा हुआ हो, यहाँ पर Q2 आवेश रखा हो, दोनों समान आवेश है ना, मतलब दोनों धनात्मक आवेश है। अब अगर मैंने इनके बीच में एक माइनस q आवेश रख दिया होता, कौन सा आवेश रखा होता? माइनस q आवेश रखा होता, तो इसे कहां धोखा मिलेगा, कहां प्यार मिलेगा, वह देखना है ना। क्योंकि देखो माइनस q प्लस q दोनों पे परिमाणी बल शून्य है यहाँ पर। तो देखो क्या हो रहा है सर, अब ये F1 वाला इसे इधर प्यार कर रहा है, F2 वाला इधर प्यार कर रहा है। तो यहां पर अगर मैंने x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश जैसे दो केसेस बनाते वैसे केसेस यहां पर भी बना रहा हूं, केस नंबर 1। अब यहां पर क्या माइनस q आवेश रखा हुआ है, तो यहां पर क्या होएगा? यहां पर हो जाएगा सर, यह हो जाएगा Q1, यह हो जाएगा Q2
और अगर मैंने यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा है, क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू आवेश रखा है, तो माइनस क्यू को मान के चलो मैंने यहां पर रखा हुआ था सर, पहले यहां से थोड़ा सा पास ले गया, थोड़ा सा पास ले गया, तो मुझे पता है सर कि अगर दूरी जो है वह कम होती है तो बल बढ़ जाता है, या इसका उल्टा भी ट्रू है। तो देखो इसमें है ना चक्कर हो गया, इसको क्या लगा कि यहां पर यह दोनों मिलकर इसे प्यार कर रहे हैं, दोनों मिलकर इसे बुला रहे हैं, तो यहां पर दोनों मिलकर अगर इसे प्यार कर रहे हैं तो ये वाला प्यार इस तरफ है, इसका प्यार इधर की तरफ था। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि यहां पर ये जो दूरी थी, अगर मान के चला भी इस दूरी को R1 बोल देता हूं, इस दूरी को R2 बोल देता हूं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, तो यहां पर अगर मैंने बोला यहां से R1 R2 का चक्कर है, यहां सर बहुत चक्कर है, क्या चक्कर है R1 R2 का, अगर मैंने बोला कि यहां पर R1 जो है वो कम हुआ, R1 कम हो गया, तो F1 बढ़ जाएगा, F1 बल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सर यहां पर जैसे ही आप पास ले गए तो इसे प्यार आया, बोले और दूर, मतलब जैसे प्यार है, नजदीकियां बढ़ती है तो प्यार हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यह इसके पास आना चाह रहा था, तो थोड़ा सा पास जैसे ही मैंने बोला चल ठीक है ले जा, चल थोड़ा आगे चलो, तो थोड़ा आगे जैसे ही मिले गया, इसे यहां से उठाकर वहां ले गया, तो इसके जीवन में एकदम से भूचाल आ गया। क्यों भूचाल आ गया? क्योंकि इसने जैसी दूरी कहूंगे तो खींच लिया, चल आ जा, तो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, तो ये इसको आवेश इसके साथ चले गया, तो बल जो F1 है वो बढ़ गया, मतलब यह खींचा गया, मतलब क्या हुआ, यह अस्थायी साम्य अवस्था आ गई, वापस नहीं आया, अस्थायी साम्य अवस्था। और किस दिशा के अनुदिश आई? एक्स दिशा, एक्स दिशा में अस्थायी साम्य अवस्था है। अच्छा सर ऐसे ही वाई दिशा में क्या होगा, देखो यहां पर अगर मैं Q1 आवेश रख रहा हूं, यहाँ पे Q2 आवेश रख रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आज तो। और सर यहां पर अगर स्मॉल Q आवेश था, माइनस Q आवेश था, उसे मैंने ऊपर ले गया, बोले चलो ठीक है वाई दिशा में हिला कर देखते हैं थोड़ा सा, कैसी साम्य अवस्था है पता करते हैं। साम्य अवस्था पता करने का यही तरीका, थोड़ा सा हिलाओ, पता चल जाता है कि कहां पर क्या जा रहा है। तो यहां पर ले गए सर, तो यहाँ ले जाते ही इधर की तरफ, ये आकर्षण है ना, या प्यार है, इधर F1 F2 दोनों मिलकर प्यार कर रहे, तो दोनों मिलकर है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, तो दोनों मिलकर उसे नीचे ही खींच रहे हैं, तो दोनों मिलकर उसे वापस ले आएंगे साम्य अवस्था में। मतलब कि क्या हो गया, वाई अक्ष के अनुदिश या वाई दिशा में स्थायी साम्य अवस्था है, स्थायी साम्य अवस्था। क्या ये स्थायी साम्य अवस्था है? मतलब माइनस क्यू आवेश जो है वह माइनस क्यू और माइनस प्लस क्यू का चक्कर उल्टा उल्टा है। ये जहां पर अस्थायी साम्य, यहाँ पे स्थायी साम्य अवस्था इसकी अस्थायी है, और यहाँ पर इसकी स्थायी है, तो इसकी अस्थायी साम्य अवस्था थी, ठीक है। और याद रखो, अगर तुम्हें याद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने एक सरल आवर्त गति नामक चैप्टर भी पढ़ा था, और हमने यह भी देखा था कि जब जब इस दुनिया में स्थायी साम्य अवस्था होती है, स्थायी साम्य अवस्था से एक्स डिस्प्लेस करने पर विस्थापन देने पर कण सरल आवर्त गति करता है। सदैव मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा विस्थापित कर दिया तो ये डुइंग 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 करता रह जाएगा। यहाँ डुइंग निकल लिया, यहाँ तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पर ऊपर गया और निकल लिया, यहाँ पर इस दिशा में सरल आवर्त गति डुइंग 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 सरल आवर्त गति होगी, तो यहाँ SHM होगा और यहाँ SHM होगा, सरल आवर्त गति होगी। इसको अगर विस्थापित, तो ऐसा पूछ सकते हैं हमें किस कंडीशन में सरल आवर्त गति होगी, तो क्या रखना है, स्थायी साम्य अवस्था, मतलब अगर कण को हमने उसकी साम्य अवस्था से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, वो वापस आ रहा था, और अगर आ गया तो उस कंडीशन में SHM होगा। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं हम, या SHM के बारे में बेसिक सी बातें थी हमने जो करी। अच्छा सर और क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पर अभी हमने ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी का एक पार्ट था जिसमें हमने क्या करा, अभी स्टार्टिंग में जाता हूँ, हाँ यहाँ से कहानी शुरू कर दी, यहाँ से शुरू कर दी। तो Q1 और Q2 दो आवेश रखे थे मैंने, Q1 और Q2 दो आवेश रखे थे मैंने। अब यहाँ पर प्लस थे दोनों, तो अगर मान के चलो एक प्लस एक माइनस आ गया तो क्या हो गया, है ना। अगले प्रकार का सवाल, अगर मान के चलो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पर Q2 है, और एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, तो यहाँ पर क्या होगा, कहां पर साम्यवस्था आएगी, है ना। कैसी आएगी वो सब बाद में देखेंगे, कहां पर आएगी नहीं आएगी वो समझना होगा हमें। तो देखो क्या होता है यहां पर, अगर मैं यहां पर इस बिंदु पर कोई एक आवेश रखूं, प्लस रखूं माइनस रखूं, सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि सर अगर मान के चलो यहाँ पे अपने प्लस क्यू आवेश रखा, तो यह इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, यह इसे आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे साम्य अवस्था संभव नहीं है, बीच में साम्य अवस्था संभव नहीं है। अच्छा सर अगर मैंने माइनस क्यू रखा होता तो एक और डायग्राम बना ले मेरे प्यारे, जो मैंने बनाया था उसके ऊपर एक और डायग्राम, दूसरा डायग्राम में बना लो, दो डायग्राम बना लो अलग अलग। ये सर इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसे अरे यार देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहां बीच वाले स्थान में अगर ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पर है, तो यहां साम्य अवस्था संभव नहीं है, यहां साम्य अवस्था संभव नहीं है।
तो अगर यहाँ पे सामंजस्य संभव नहीं है तो कहां पर संभव है, कैसे संभव है, वो सब हम देखना शुरू करते हैं। चलो अब अगर इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या होगा सर, यहां अगर मैंने एक आवेश रखा, यहां पर क्या रखा, मैंने एक आवेश रखा, तो यहां पर एक आवेश रखने से क्या होगा सर, यहां पर आवेश रखने से सर ये अगर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा, चुटकू सा प्लस क्यू आवेश रखा, तो सर ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, भगाना चाह रहा है ना, और यह इसे आकर्षित कर रहा है, इसे पास बुलाना चाह रहा है। ओए 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 ओए, एफ नेट यहां पर शून्य हो सकता है, हो सकता है, हुआ नहीं है ना, अभी हो सकता है। अब और थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ सर आज यही करेंगे क्या, हाँ यही करेंगे, अब एक आध दो क्लास तक यही करेंगे, आवेश रख रख कर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, अच्छा वहां पर वो हो रहा है, ये सारी बात है। अगर मैंने यहाँ पे एक आवेश रख दिया तो क्या होगा, देखो है ना, यहाँ पर एक और आवेश रख दिया तो सर यह प्लस वाला माइनस वाला जो है, अगर मैंने चलो मैंने प्लस क्यू ही रखा, तो यहाँ पर ये माइनस वाला जो है इसे आकर्षित करेगा, वो प्लस वाले से प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ पे एफ नेट जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। अब कहां पर एफ नेट जीरो होगा वह कैसे देखिए, तो देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तब अल्टीमेटली होगा कहां पर, तो कहां पर होता है, अगर मान के चलो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, तो अगर मैंने बोला Q2 ये माइनस वाला है ना, परिमाण अनुसार देखेंगे, तो परिमाण अनुसार Q2 जो है बड़ा हो गया Q1 से, परिमाण अनुसार Q2 जो है बड़ा हो गया Q1 से, तो यहां पर Q1 के नजदीक एक ऐसा बिंदु आ सकता है, Q1 के नजदीक एक ऐसा बिंदु आ सकता है जहां पे परिमाणी शून्य हो जाए, Q1 के नजदीक एक ऐसा बिंदु आ सकता है जहां पे परिमाणी शून्य हो जाए एक्स दूरी पर। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो अगर बड़ा आवेश, देखो क्या है, F बराबर के जो बल लगेगा के क्यू क्यू बटे में आर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस बिंदु पर ये जो F1 है, प्लस क्यू आवेश रख लेते हैं यहाँ पर स्मॉल क्यू, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये वाले, तो ये F1 होगा, ये F2 होगा। F1 क्या है, इन दोनों का बल है, F2 क्या है, इन दोनों का बल है। तो यार अगर मैं F1 लिखूं या F2 लिखूं बेटे, तो अगर यहां पर मैं चाहता हूं F1 बराबर F2 आ जाए, तो ये दूरी और Q दोनों का अनुपात बराबर होना, तो जिसका Q बड़ा उसके लिए दूरी भी बड़ी होनी चाहिए, और जिसका Q छोटा उसके लिए दूरी भी कम होनी चाहिए ना। जैसे अगर मान के चल किसका प्यार बहुत ज्यादा है, तो बहुत दूर आवेश होगा तो भी उसे वो बुला लेगा अपने नजदीक, उस पर बल लगा पाएगा। ठीक है, अभी मान के चलो स्मॉल क्यू, तो ये Q1 जो है छुटकू सा है, Q1 आवेश क्या है, छुटकू सा आवेश है, तो यहाँ पे अगर Q1 जो है वो छुटकू सा आवेश है, तो यहाँ पर इसके नजदीक रहोगे तो ही बल महसूस होगा, इससे ज्यादा दूर चले जाओगे तो बल महसूस नहीं होगा। लेकिन Q2 तो बहुत बलवान शक्तिशाली है, तो उसके यहां होने से वहां तक बल आराम से लगेगा और बढ़िया बल लगेगा। तो हमें पता चल गया x का मान कैसे निकालना है, तो यहां पर हम लिखेंगे सर F1 बराबर जो होगा वो F2 के होना चाहिए, x का मान निकालना है हमें, तो Q1 का बल जो हो जाएगा वो k Q1 इंटू स्मॉल क्यू बटे में x का स्क्वायर, ये बराबर होगा k Q2, सर माइनस नहीं लगाना, नहीं लगाना है प्यारे, बटे में ये जो दूरी हो जाएगी वो d प्लस एक्स हो जाएगी, माइनस साइन नहीं लगाना है, माइनस साइन नहीं लगाना है, माइनस साइन नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी परिमाण देख लिया है। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहां से सर हम Q से Q काट सकते हैं, K से K काट सकते हैं, तो यहां पर अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आंसर जो आ जाएगा सर वो हो जाएगा d प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल टू Q2 बटे में Q1 का स्क्वायर, क्या क्या मैंने d प्लस एक्स अपॉन में x का होल स्क्वायर करा, और यहाँ पे Q2 बटे में Q1 निकाल दिया, रूट ले देता हूं इस तरफ, तो हो जाएगा d प्लस एक्स अपॉन में x बराबर होगा रूट Q2 बटे में रूट Q1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो हो जाएगा x रूट Q1 प्लस d रूट Q1 बराबर होगा x रूट Q2। तो क्या मैं गिली गिली छू करके आंसर निकाल दूं x का, तो मेरे प्यारे जो x का आंसर आएगा, देख ये d इंटू Q1 यहीं रह जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में ये इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा सर अंडर रूट Q1 माइनस अंडर सॉरी इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। हमारा कहा था अच्छा नहीं आया, हाँ देख ले एक बार। एक दिन एक बच्चे ने मेरे से पूछा क्लास में ना, जैसे ये फर्स्ट बेंचर वाले जो होते हैं ना, एकदम बिल्कुल है ना, जैसे एकदम आपके पास ही बैठे थे, ये बीच में ऐसी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, तो बाकी पीछे वाले तो क्या पता चल रहा है ना, तो आकाश में जब था तो पीछे वाले बच्चे को वैसे ही पता नहीं चलता फर्स्ट बेंच वालों से क्या बातें हो जाती है, तो अरे सर आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, तो फिर मैंने उसे बोला कि ये वाला जो डायरेक्ट मैं बताता हूँ वो उन बच्चों के लिए बताता हूँ जिनको डायरेक्ट समझ में आ गया, उनका जिंदगी का मजा है ये, लेकिन फीस सबने दी है, मुझे पढ़ाना सभी को है ना, और भला सभी का होना चाहिए, तो हो सकता है कि दिमाग में कुछ जंग लग गई हो जिसकी वजह से ये डायरेक्ट समझ में ना आया हो, तो उनके लिए भी मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। कुछ बच्चों कैसे बता है साहब, दो बार क्यों बता रहे हो, अरे भैया देख लो 2 सेकंड लगते हैं यहाँ पर, है ना, ये इधर की ये पूरा पद उठा के इधर ले जा रहा हूँ बेटा, तो हो जाएगा डी अंडर रूट Q1 बराबर होगा एक्स रूट Q2 माइनस एक्स रूट Q1। अब इस पूरे में से x कॉमन आ गया बेटा, ये आ गया x का मान, ठीक है। चलो तो अब ये याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास है हर चीज का एक तोड़ जिसे हम कहते हैं एसपी स्टार। देखो अब मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूले जो है वो मुंह जुबानी रटा दूंगा आजीवन के लिए। तुम्हें ये 2 फॉर्मूले कौन से बने, एक ये x की वैल्यू आई जब मेरे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेश होता है,
और मेरे पास ये एक वैल्यू है जब दोनों पॉजिटिव आवेश होते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लिखना है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव के लिए बात बराबर रहेगी। और यहां पर कब लिखना है फॉर्मूला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए लिखना है। तो यहां पर हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, अगर मान के दोनों पॉजिटिव तो यहां पर दोनों पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव ही आएगा, आंसर होगा अंडर रूट Q1 D अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस Q2। यहां पर क्या है, यहां पर सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अंडर रूट डी अंडर रूट Q1, जिस आवेश से दूरी है वो वाला आवेश तो ऊपर आएगा ही आएगा हमेशा। डी इंटू अंडर रूट में जिस आवेश से दूरी वाला आवेश हमेशा रखना ही रखना है, बटे में यहां पर क्या करना होगा, यहां पर करना होगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, बड़ा माइनस छोटा, क्या करना होगा, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि अभी नेगेटिव में आंसर आता है वरना छोटा माइनस बड़ा कर दोगे तो यहां पे बड़ा क्या है, Q2 है सर, Q2 तो Q2 अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 हमारा जवाब आएगा और हमेशा आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस ट्रिक से हमने जवाब एक लाइन में रख लिया, क्या कि सर ये होगा अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1 और ये होगा सर अंडर रूट Q1 D अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2। आया मजा, चलो भैया, तो ये एक दो जबरदस्त से सवाल थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो और सवाल देख लेते फटाफट, है ना। हमने यहां पर सवाल में देखा कि नो क्यू, जैसे हमने जो बेसिक कांसेप्ट पर है उसी पे आधारित सवाल, नो क्यू और क्यू दो आवेश रखे हुए हैं, प्लस 9Q और Q प्लस Q एक और आवेश रखा हुआ है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अब यहां पर अगर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बोला कि कैपिटल क्यू आवेश कहां रखा जाए ताकि निकास साम्यावस्था में रहे। तो मान के चलो हम यार ज्यादातर ऑप्शन जो है वो प्लस 9Q और दो ऑप्शन जो है प्लस Q से दूरी पर है। तो हमें पता है सर कि अगर आपने यहां पर आवेश को रखा तो मान के चलो ये दूरी x है, तो x जो होती है वो जिससे रख रहे हो आप, तो अंडर रूट 9Q से रख रहे हैं सर हम, इंटू टोटल दूरी है 16 बटे में यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा सर अंडर रूट 9Q प्लस अंडर रूट Q, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जो अभी मैंने ट्रिक बताई उसी से सीधा सीधा जवाब। तो ये हो जाएगा सर 3Q, 3 इंटू 16, ये 9 का रूट आ गया, रूट Q उधर रख दो, और यहां पर आ जाएगा सर 9 और 9 का रूट आएगा 3, 3 और 1 4, तो 4 रूट Q आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं कैसा है, तो ये 3 रूट Q है प्लस रूट Q है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 रूट Q आ जाएगा, तो रूट Q से रूट Q कट जाएगा, ये यहां पर से 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब यहां से 12 सेंटीमीटर से 9Q से 12 सेंटीमीटर, या Q से अगर हम देखें तो Q से हम देख सकते हैं सर ये कितना हो जाएगा, 12 16 माइनस 12 मतलब 4 सेंटीमीटर, तो वहां से 4 और यहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा हमें। चलो ऐसे एक और सवाल देख लेते हैं। एक और बढ़िया सा सवाल हमें बोला है कि यहाँ पर Q आवेश को दो भागों में Q1 तथा Q2 में विभाजित करके उन्हें R दूरी पर रखा जाता है। दोनों भागों के बीच में जो सर्वाधिक प्रतिकर्षण होगा वह कितना होगा या कब होगा। तो यहां पर इनका मान क्या आना चाहिए, तो सर अगर हमने यहां पर एक कैपिटल Q आवेश के दो टुकड़े करे, तो ऐसा हमने जब ग्रेविटेशन पढ़ा था तब बताया था मैंने आपको कि बेटा अगर आपने यहां पर इसके टुकड़े करे Q/2 में, तब जो बल होता है वो अधिकतम होता है। तो यहां पर अगर हम दोनों इन्हें हमेशा आधे आधे भागों में बांटेंगे तो बल अधिकतम होगा। कैसे आया था, इसको निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। F बराबर का K, अगर मान के चलो मुझे नहीं पता कितने में तोड़ रहे, तो एक कैपिटल Q आवेश है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, तो एक टुकड़ा मैं स्मॉल Q मान लूंगा, दूसरा टुकड़ा हो जाएगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q हो जाएगा। टेबल हो जाएगा K कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q इंटू स्मॉल Q बटे में R स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अच्छा सर दूरी कैपिटल R बोली हुई है, अब यहाँ पे कैपिटल R K सब कुछ नियत मान है, ठीक है, तो इन्हें बाहर रख लो। ये हो जाएगा F बराबर K बटे में R स्क्वायर, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q माइनस Q स्क्वायर जो हो जाएगा। तो यहां पर हमें इसमें Q जो स्मॉल Q हमें नहीं पता, तो स्मॉल Q जो है वो हमारे लिए एक चर मान हो जाएगा, तो DF बटा DR, वैसे इसका डेरिवेशन नहीं, सॉरी DQ करोगे इसका डेरिवेशन नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हमें बस पता होना चाहिए कि करा कैसे था यह और आंसर क्या आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे Q स्मॉल Q के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा सर कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q का अवकलन 1 हो जाएगा, स्मॉल Q का 2, यहाँ पर अगर Q स्क्वायर है तो उसका अवकलन हो जाएगा 2Q। अब इस पूरे को हमें जीरो करना होगा, तो इस पूरे को अगर हम जीरो कर देंगे तो ये तो पूरा जीरो हो गया। अब ये जीरो करने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल Q माइनस 2Q जो होगा वो जीरो हो जाएगा, या मैं यहां से लिख सकता हूं कैपिटल Q हो जाएगा सर वो 2Q के बराबर, ये Q जो हो जाएगा वो कैपिटल Q बटा 2 हो जाएगा। तो एक और आसान से इंटरेस्टिंग सी बात, ये मैंने आपको द्रव्यमान में ग्रेविटेशन में भी डिराइव करके दिया था, यहां भी डिराइव कर दिया, आधे आधे में तोड़ते हैं तो प्रतिकर्षण या आकर्षण का जो भी बल है वह अधिकतम होता है। चलिए तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, हमें इस पर और भी बहुत सारे उदाहरण करने, कूलम के नियम पर और भी उदाहरण, तो कल की क्लास जो रखूंगा मैं आधी से ऊपर क्लास में कूलम के नियम पर और उदाहरण कराऊंगा और फिर उसके बाद में विद्युत क्षेत्र पे चर्चा करूंगा। तो अभी जितना पड़ा एक बार रिवाइज करना है बढ़िया तरीके से। अभी क्विज के रूप में 2 सवाल ले रहे हैं आसान आसान से, जल्दी से इनका जवाब बताइए, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो जल्दी से तैयार हो जाइए क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जैसे हमने पढ़ा उसी के आधार पर सवाल, जल्दी से जवाब बताइए।
चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आसान आसान से दो सवाल है, जवाब बताना है सभी बच्चों को। चलिए उम्मीद है दोनों सवालों के जवाब आ चुके होंगे। हम एक एक करके दोनों के जवाब जान लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बोल रहा है हमारे पास कि सर मेरे पास दो आवेश है, दो आवेश कैपिटल सॉरी 4q और स्मॉल q, 4q और एक q परस्पर r दूरी पर स्थित है। अच्छा, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रखा गया है। अच्छा, यदि यहां पर स्मॉल q आवेश पर परिमाणी बल का मान 0 है तो कैपिटल Q का मान क्या होगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है सवाल, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। यहाँ पे मेरे पास एक 4q आवेश है, यहाँ पर एक कैपिटल Q आवेश है और यहाँ पर भी एक स्मॉल q आवेश है। ठीक है, तो यहां पर ये जो दूरी है ये दूरी L है, ये जो दूरी है वो L/2 है, आधी दूरी है। अब यहां पर हमें क्या बोल रहा है बेटा, यहां पर हमें यह बोल रहा है कि सर यह 4q है, यह q है, ये कैपिटल Q है, तो इस स्मॉल q पे परिमाणी बल 0 चाहिए हमें। तो देखो ये इसे प्रतिकर्षित कर रहा है, यह इसे प्रतिकर्षित करेगा तो परिमाणी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये 100% है कि कैपिटल Q का मान नेगेटिव आना चाहिए। तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर, ये दोनों कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सर अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी इसे प्रतिकर्षित कर देगा स्मॉल q को, और स्मॉल q कभी साम्य अवस्था में नहीं रह सकता। तो यहां पर इसे आकर्षण करवाने वाला बल चाहिए। तो ये बल कितना आएगा? ये बल आएगा F1 लिख देते हैं, इस बल को हम F2 लिख देते हैं। अब F1 बराबर F2 होने चाहिए, तभी वहां पर नेट बल 0 होगा। तो ये F1 का मान लिखेंगे K 4q इंटू Q बटे में दूरी जो है वो L, तो L का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला बल कितना आ जाएगा इन दोनों के मध्य? ये होगा सर K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, साइन नहीं रखना है, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी बना दी है, बटे में L/2 का स्क्वायर। क्लियर है कहानी? तो यहां पर यह Q से Q कट जाएगा, K से K भी कट, सॉरी K से K भी कट गया, Q से Q भी कट गया। तो यहां पर आंसर कितना आ गया सर? हो गया 4 स्मॉल q बटे में L स्क्वायर बराबर होगा कैपिटल Q बटे में L स्क्वायर बटे में 4 होगा, तो पलटी खा के ऊपर आ जाएगा। तो ये 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये L स्क्वायर से L स्क्वायर भी कट गया सर। तो कैपिटल Q का मान जो आया वो स्मॉल q के बराबर आ गया। तो स्मॉल q के बराबर अगर, और नेगेटिव होना चाहिए, परिमाण निकाला है, साइन का सदा नेगेटिव होना चाहिए, तो उतना आवेश अगर आप यहां पे रख दो तो इस पर परिमाणी बल क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल में बोला है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अच्छा, इनके मध्य जो बल कार्यरत है वो कैपिटल F है, बहुत बढ़िया। यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाए एवं इनके मध्य दूरी को दुगना कर दिया जाए तो मध्य बल, नया बल कितना होगा? K Q Q या Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये F है। अब F डैश क्या होगा? हमें बोला हुआ है कि सर आवेश आधे कर दिए जाए, तो Q1/2 इंटू Q2/2 बटे में R का स्क्वायर। R क्या है? दूरी, दूरी को दुगना कर दिया तो ये होगा 2R का स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा? यहां पर हम लिख सकते हैं इसे K Q1 Q2 बटे में 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और यहां पर 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 हो चुका है, तो ये 4 गुणा 4 8, सॉरी 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, तो 16R स्क्वायर हो जाएगा। देखो फिर से बेटा, ये क्या करा? 2 इंटू 2 4 करा, ये 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो यहां पर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में 4, और यहां पर हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ये मेरा F है, तो F/16 मेरा आंसर आ जाएगा। तो F/16 हमारा जवाब होगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हमने अध्यारोपण सिद्धांत पे कार्यक्रम देखा। F नेट जो होता है वो परिमाणी बल जो होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 सभी का सदिश योग होता है ना। और साथ ही साथ हम यहां पर जो आवेशित कण की साम्यावस्था है इस पर सवाल कर चुके हैं। इसमें हमने जो बातें समझी कि सर यहां पर अगर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है और दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो यहां पर अगर x दूरी पर मुझे आवेश रखना है तो x दूरी जो होगी वो √Q1 इंटू डी अपॉन में √Q1 प्लस √Q2 होगा। इसी प्रकार से यहां पर जब मेरे पास क्या होगा? यहां पर मेरे पास दो और आवेश है, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q1 है, Q2 है, और मैंने यहां पर बोला कि ये दो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और Q2 जो है वह बड़ा हो जाए Q1 से, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर यहां से x दूरी पर एक आवेश रखना होगा जिसमें साम्यावस्था होगी, इनके दोनों के मध्य दूरी जो होगी वो d होगी। तो इसमें हमने ये x का मान जो देखा था वो देखा था सर √ किससे है? Q1 से, Q1d अपॉन में √Q2 माइनस √Q1, ये मेरे जवाब आएंगे।
इसी प्रकार से यह जो x होता है इसमें हमने देखा था कि सर अगर पॉजिटिव आवेश है ना, अगर मेरे पास पॉजिटिव आवेश है, अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा तो वो इस दिशा में साम्य अवस्था में रहेगा, और माइनस क्यू रखा तो वो y दिशा में साम्य अवस्था में रहता है। क्लियर है बेटा? तो ये एक दो इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन था जो आज की क्लास में हमने करा। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिलेगा। अब कल की क्लास में हम कूलम के नियम पर और भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे, और भी कुछ हमारी छोटी छोटी सी बातें बची हुई है वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, तो जाने से पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट सी लाइन में बोलना चाहूंगा, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट सा शेर, मजेदार सा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, है ना। इंसान वही है जो अपनी वक्त से लड़कर तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।